जय हिंद साथियों। आज अपन पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। इससे पहले अपन ने देखा था राजस्थान का भौतिक विभाजन और इनको चारों को अपन ने बांट दिया था। अब इस वीडियो में अपन पढ़ेंगे सिंगल सिंगल। जैसे अपन ने देखो पहले इसका विभाजन करा कि किसने कितने भागों में बांटा है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखा तो आप पार्ट फर्स्ट देखना भौतिक स्वरूप का, और ये भौतिक स्वरूप का दूसरा पार्ट है। इसमें आज पढ़ेंगे अपन पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को। तो पॉइंट डाला हुआ है अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, आराम से लिखना है, नोट आपको खुद से बनाने हैं, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करोगे तो ऑनलाइन पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है, चाहे ऑफलाइन हो। और ऑनलाइन सबसे ज़्यादा बड़ी दिक्कत ये होती है कि आप रिवाइज नहीं कर पाते उसका, तो रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा आपको, और कम से कम भी 3 से 4 रिवीजन तो आपको हर हालत में करने पड़ेंगे। तो देखो पॉइंट है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, और इसको अपन पढ़ेंगे। तो देखो ये अपना इलाका है पश्चिमी वाला राजस्थान का, ये पश्चिमी राजस्थान है, ठीक है। यहाँ ये वाला है कि इधर से ये थार का मरुस्थल, ये इधर वाला। तो राजस्थान में कौन से जिले में एकदम दिमाग से मैं सेट कर दूंगा आपके, बस आपको पेशेंस रखना है एक बार के लिए। तो देखो ये प्रदेश कौन सा, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये थार के मरुस्थल की किस साइड है, तो थार के मरुस्थल का कौन सा हिस्सा है ये, तो ये तो उत्तर हो गया, और ये पूरब हो गया, तो ये कौन सा हिस्सा हो जाएगा, उत्तर पूर्वी हिस्सा। तो ये है जो भौतिक प्रदेश है जो थार के मरुस्थल का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। तो चलो अपन पॉइंट टू पॉइंट लिख लेते हैं एक बार। तो ये है प्रदेश, ये है प्रदेश थार के मरुस्थल के यह प्रदेश थार के मरुस्थल का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। उत्तर पूर्वी हिस्सा है, ठीक है। ये प्रदेश थार के मरुस्थल का उत्तर पूर्वी हिस्सा है। आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये थार के मरुस्थल के किस ओर है, तो आप बताओगे उत्तर पूर्वी की ओर, ठीक है। फिर और ये जो अपना राजस्थान में है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये लगभग 644 किलोमीटर लंबाई में है, ठीक है। 644 किलोमीटर लंबा है और 300 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है। 300 किलोमीटर चौड़ाई में विस्तृत है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चंस नहीं पूछे गए लेकिन आगे जाके पूछ सकता है। फिर ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय है ये राजस्थान में 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 2,09,000 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। जो संपूर्ण थार यानी जितना भी थार है जो पाकिस्तान में है, गुजरात में, उस सब का थार का 62% है। जो ये जो लाइन आपको जरूर ध्यान रखनी है, जो संपूर्ण थार का 62% है, 62%। मैं एक चीज़ यहीं क्लियर करा देता हूँ आपको जो कन्फ्यूजन हो सकती है। राजस्थान में एक ये पॉइंट ध्यान रखना आप, राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ठीक है। ये ध्यान रखना कि राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, एक तो ये ध्यान रखना संपूर्ण थार का, और एक आता है राजस्थान के क्षेत्रफल का, राजस्थान के क्षेत्रफल का, ठीक है। तो देखो संपूर्ण थार का तो कितना परसेंट है, संपूर्ण थार का तो आप बता दोगे कि 62% मैंने बताया आपको, 65%। और राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना है, 61.11%। आप इसको एक मत मानना, ये तो संपूर्ण थार का है, ये है राजस्थान का क्षेत्रफल का। तो मेरे हिसाब से ये कन्फ्यूजन तो आपके दूर हो गई होगी। चलो ठीक है, अब बात करते हैं भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि भारत में
भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार। थार के मरुस्थल का विस्तार। भारत में थार के मरुस्थल का विस्तार कहाँ कहाँ है, तो अपन आराम से बता देंगे कहाँ पर है। तो सबसे पहले तो है वो है पंजाब में। अपन उधर से आए तो पंजाब में, उसके बाद में हरियाणा में। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि थार का विस्तार किस में है और किस में नहीं है। हरियाणा में, फिर राजस्थान में, फिर राजस्थान में, और उसके बाद में हो जाएगा वो है गुजरात में। उसके बाद में हो जाएगा गुजरात में। ठीक है, तो थार के मरुस्थल का विस्तार कितने राज्यों में है? 4 राज्यों में है। ये क्वेश्चन खूब बार पूछा गया और यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है कि वो ऑप्शन में देता है पंजाब व राजस्थान, पंजाब हरियाणा राजस्थान, गुजरात व राजस्थान, या फिर चारों दे देता है, या फिर एक जो मिसमैच कर देता है। तो आपको ऐसे ध्यान रखना है। तो ये चारों में इसका विस्तार है। चलो, यहाँ तो बहुत साधारण से क्वेश्चन है, आप बता भी दोगे, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो फिर पूछ ले आपसे कि राजस्थान के मरुस्थलीय जिले कितने हैं। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार या राजस्थान में मरुस्थलीय जिले, तो पॉइंट डालना है राजस्थान में विस्तार। राजस्थान में विस्तार, और यहां से देखना है कि जिले कितने हैं। तो अब नए जिलों के हिसाब से 19 हो जाएंगे। ठीक है, नए के हिसाब से कितने हो जाएंगे? 19 हो जाएंगे। वो कौन कौन से हैं तो मैं आपको बताऊं। देखो, आराम से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। आप अगर आपको थोड़ा सा मैप का ज्ञान होना चाहिए। तो ये अपना राजस्थान का मैप है। इधर से चलेंगे अपन, धौलपुर करौली से होते हुए इधर से ऐसे घुमा दिया करो आप लोग, ऐसे करते हुए ये झालावाड़ से होते हुए वापस इधर आ जाओ। ठीक है, फिर वापस यहाँ से ऐसे लो और ऐसे करके, चलो ये हो गया। एज इट इज़ तो नहीं बना है, लेकिन मिलता जुलता बन गया मैप। ठीक है, यहाँ से ये अपना राजस्थान है। ठीक है, और अपन इसको ऐसे बांट दे। बॉर्डर वाले जिले मैंने आप लोगों को बता ही रखा है, तो अपन इसको ऐसे क्रॉस कर दें। यहाँ से ले लेते अपन, यहाँ से लेते हुए यहाँ कर देते हैं। ठीक है, इधर फिर वो अरावली आ जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ पर मेंशन भी कर देता हूँ कि देखो यहाँ पर आ जाएगी आपकी अरावली। ठीक है, तो मैं यहाँ तो लिख देता हूँ अरावली, ये आपकी है अरावली। ठीक है, अब आराम से समझना आप लोग, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। धीरे धीरे चलेंगे अपन, जल्दबाजी नहीं करेंगे। जहाँ पे जल्दबाजी करनी है वहाँ जल्दबाजी करेंगे, जहाँ स्लो चलना है वहाँ स्लो चलेंगे। तो ये है आपकी अरावली, और अरावली के इस ओर मरुस्थल किस ओर है? तो अरावली के इस दिशा में। ठीक है, ये दिशा कौन सी हो गई? तो आप आराम से बता सकते हो, उत्तर पश्चिम या पश्चिमी। ठीक है, अरावली के इस ओर। मरुस्थलीय जिले पूछे तो कितने हो जाएंगे? 19। और अरावली के पश्चिम में कितने जिले? अरावली के पश्चिम में कितने जिले हैं? तो वो हो जाएंगे 20। अब यहाँ 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अरावली के पश्चिम में जिले, अरावली के पश्चिम में जिले पूछे तो आप बताओगे 20 जिले। क्यों? क्योंकि सिरोही एक ऐसा जिला है जो अरावली के पश्चिम में तो है, लेकिन ये मरुस्थलीय जिला नहीं है। ठीक है, अब पूछ ले, वो ये अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय जिले, अरावली के पश्चिम में मरुस्थलीय जिले कितने हैं? वो हो जाएंगे 19। क्यों? तो आप बता दो कि एक का डिफरेंस कौन सा आ रहा है? वो सिरोही आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ तो आपकी दिक्कत होनी नहीं चाहिए कि अरावली के पश्चिम में। आपसे पूछ ले कि राजस्थान का जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये अरावली के किस ओर है? तो ये आ गई आपकी अरावली है,
और अरावली किस दिशा में है, ये इस दिशा में है, तो पश्चिमी दिशा में हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आपको गलत करना नहीं है। चलो आगे चलते हैं। अब बात आती है जिले। जिले कौन कौन से हैं, तो देखो इधर से अपन पहले बॉर्डर टू बॉर्डर चलना है अपन को, है ना। शुरू से चलते हैं। देखो यहाँ पे कौन सा जिला है, तो यहाँ पर है गंगानगर। ठीक है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ गंगा, आप पूरा गंगानगर पढ़ लेना। ठीक है, गंगानगर के बाद में यहाँ पे कौन सा जिला है, नया बना है, वो है अनूपगढ़। कौन सा जिला है, अनूपगढ़। उसके बाद में यहाँ पे कौन सा जिला था, तो आप बताओगे बीकानेर। ठीक है, मैं यहाँ अल्फ़ाबेट लिख रहा हूँ, आपको पूरा लिखना है। बीकानेर। बीकानेर के बाद में यहाँ पे कौन सा जिला है, फलोदी। ठीक है, यहाँ पे फलोदी। और उसके बाद में यहाँ मान लेता हूँ, मैं यहाँ से ले लेता हूँ जैसलमेर। जैसलमेर। जैसलमेर के बाद में यहाँ पे कौन सा जिला है, बाड़मेर। और बाड़मेर के जस्ट बाद में कौन सा जिला है, तो आप बता दोगे आराम से, ये हो जाएगा सांचौर। ये हो जाएगा सांचौर। और इधर आ जाए अपन, गंगानगर से नीचे कौन सा है, तो ये हनुमानगढ़ हो जाएगा। हनुमानगढ़ के जस्ट नीचे कौन सा है, तो ये चूरू हो जाएगा। और चूरू के जस्ट नीचे कौन सा है, यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा झुंझुनू। ठीक है, तो ये बॉर्डर वाले हो गए, झुंझुनू, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, फलौदी, जैसलमेर, बाड़मेर और सांचौर। ये तो हो गए बॉर्डर वाले। ठीक है, अब बात करते हैं अपन, आपको दिमाग में बिठाना है, सांचौर से कौन सा टूटा है, जालोर। तो यहाँ करते हैं जालोर। जालोर किस में आता है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो आगे चल के अपन इसके मरुस्थल के भी दो टुकड़े करेंगे, जैसे मैं आपको ढंग से बता दूंगा। ठीक है, अर्ध शुष्क में कौन से आते हैं, शुष्क में कौन से आते हैं। पहले टारगेट आपको ये करना है, यहाँ से आप अच्छा कर जाओगे। जालोर हो गया। बाड़मेर से कौन सा टूटा है, आप बताओगे बालोतरा। कौन सा जिला है, बालोतरा। उसके बाद में फलौदी के नीचे कौन सा है, जोधपुर। यह आ जाएगा जोधपुर। ठीक है, ये तो जिले ऐसे हो गए। अब इधर चलते इस लाइन में, तो इस लाइन में अपन चलेंगे, तो झुंझुनू के नज़दीक कौन सा है, तो यहाँ पे आ जाएगा सीकर। ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ आपको, कौन सा जिला है, सीकर। ठीक है, सीकर के बाद में कौन सा जिला है, वो है डीडवाना कुचामन। ठीक है, इधर कौन सा है, नागौर। ये मैं अरावली में नाम लिख रहा हूँ, अरावली में मत समझ लेना। नागौर। नागौर के बाद में पश्चिमी ब्यावर। पश्चिमी ब्यावर किस में आता है, ये भी इसी में आता है। पश्चिमी ब्यावर के बाद में ये सारे जिले हो गए, तो आप उनकी काउंटिंग करोगे, आप इनको काउंट करोगे तो ये जिले हो जाएंगे 19। एक है जोधपुर ग्रामीण और है, तो यहाँ जोधपुर रूरल लिख देता हूँ मैं, जोधपुर ग्रामीण। ये सारे के सारे जिले किस में आते हैं, ये आते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट लेना और आप अपने हिसाब से नोट्स में मेंशन जरूर करना। देखो झुंझुनू, ये पहले बॉर्डर पे चला करो, आप इधर से बॉर्डर वाले चलना, इधर से फिर इधर वाले, तो ये सारे जिले आपको याद हो जाएंगे। ज़्यादा दिक्कत ही नहीं है, आपने मैप अच्छे से याद कर रखा है। तो झुंझुनू से चलना और सांचौर तक एकदम बॉर्डर ही बॉर्डर चलना, तो पूरे ज़िले याद हो जाएंगे। फिर जालोर और बालोतरा और जोधपुर दोनों चार, तो ऐसे कर दोगे। फिर सीकर से इधर आना, झुंझुनू से सीकर, डीडवाना कुचामन, नागौर और पश्चिमी ब्यावर, चार ज़िले ये याद हो जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको बहुत अच्छे से ये ज़िले याद हो जाएंगे। और बाकी ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो उस हिसाब से थोड़े अलग ज़िले दिए जाते हैं कि कौन सा ज़िला मरुस्थलीय जिलों में शामिल है और कौन सा नहीं है। तो मेरे हिसाब से यहाँ तो आपको समझ में आ गया होगा। चलो आगे चलते हैं अपन। अब इसका देखो, एक चीज यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसका सामान्य ढाल क्या है। आपसे पूछे कि जो ये भौतिक प्रदेश है इसका सामान्य ढाल क्या है, सामान्य ढाल क्या है, तो इसका सामान्य ढाल देखो, अरावली के इस ओर है तो पूरब से पश्चिम हो जाएगा। इसका ढाल है इधर से हो जाएगा, ऐसे मत करना पश्चिम से पूर्व की ओर, पहले तो आप ये करना, आप तो पूर्व से पश्चिम की ओर, पूर्व से
पश्चिम की ओर, और वह उत्तर से दक्षिण, उत्तर इधर है, उत्तर से दक्षिण, वह उत्तर से दक्षिण, यानी कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल किस ओर है, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। ठीक है, अब यहाँ से और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस प्रदेश की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो पॉइंट डाल लो आप, मरुस्थलीय प्रदेश मरुस्थलीय प्रदेश सबसे बड़ी नदी की, अब सबसे सारे आ जाएंगे, सबसे बड़ी नदी, यानी मरुस्थलीय प्रदेश में बहने वाली सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो आप सबको पता है लूनी नदी, लूनी नदी मान लो या लूनी नदी मान लो। सबसे बड़ी नहर, नहर कौन सी है, तो आपको पता ही है इंदिरा गांधी नहर, इंदिरा गांधी नहर। ठीक है, बात करें अपन अभ्यारण्य की, सबसे बड़ा अभ्यारण्य कौन सा है इस प्रदेश में, तो मरु उद्यान, सबने पढ़ रखा आप लोगों ने, मरु उद्यान, राष्ट्रीय मरु उद्यान। सबसे बड़ा जिला पूछे, सबसे बड़ा जिला पूछे तो वो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर। मरुस्थलीय प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, वो है जैसलमेर। सबसे बड़ा शहर पूछे तो शहर आप बता दोगे, जोधपुर। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, जोधपुर। सबसे बड़ा बांध कौन सा है, तो सबसे बड़ा बांध है वो है जवाई बांध। जवाई बांध, और शायद इसमें मैंने आपको पाली नहीं बताया क्या। हाँ, ये देखो यहाँ पे पाली भी है, ये भी मेंशन कर लेना आप, जिसमें क्या पता आपकी काउंटिंग में थोड़ी सी कमी आ जाए। पाली जिला है। ये हो गया जवाई बांध, और ये है कहाँ, पाली में। ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ फैक्ट है जो काम काम के, जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप अच्छे से इनको देखना, और बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा, आपके कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बात करें मिट्टी कि इस भौतिक प्रदेश की मिट्टी कौन सी है। यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, ये तो सामान्य सी क्वेश्चन है, मिट्टी का ध्यान रखना। मिट्टी कैसे पूछी जाती है, मिट्टी मिट्टी पूछी जाती है, वो है रेतीली बलुई तो है, लेकिन वो नाम दूसरा देता है। तो ये तो सामान्य से हो गई, ये तो याद भी हो जाती है, रेतीली बलुई मिट्टी। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में कौन सी मिट्टी है, रेतीली बलुई मिट्टी, और इसे कहा जाता है एंटीसोल। इसका दूसरा नाम है, वैज्ञानिक नाम है एंटीसोल, एंटीसोल्स मृदा। ठीक है, ये भी आप लिख लेना कोष्टक में कि एंटीसोल मृदा। फिर बात करें वनस्पति, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है वनस्पति का कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में वनस्पति कैसी है, तो वह है मरुद्भिद। कैसी वनस्पति है, वह है मरुद्भिद। वनस्पति है वह है मरुद्भिद। मरुद्भिद, और इसे क्या बोला जाता है, जीरोफाइट। ये ध्यान रखना, इसे बोला जाता है जीरोफाइट। इसका दूसरा नाम है वह है जीरोफाइट। तो आपको मरुद्भिद ना देके वो जीरोफाइट दे देगा, तो ये ध्यान रखना। फिर बात करें जलवायु की कि इस भौतिक प्रदेश की जलवायु कैसी है, तो जलवायु एकदम शुष्क जलवायु, अत्यधिक विषम, यानी बहुत गर्मी में गर्मी तगड़ी पड़ती है यहाँ पे। जलवायु है वो शुष्क या अत्यधिक विषम, ये दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं। अत्यधिक विषम, अगर शुष्क नहीं देता है तो वो ऐसे दे देता है अत्यधिक विषम। ठीक है, तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की जो जलवायु है वो कैसी है, शुष्क है। फिर बात करें अपन, तो आपसे पूछ ले औसत वर्षा का, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं औसत वर्षा।
औसत वर्षा पूछी जा सकती है तो वो हो जाएगी 0 से 50 सेंटीमीटर। 0 से 50 सेंटीमीटर वर्षा, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं, क्योंकि जो 50 सेंटीमीटर है ये राजस्थान की पश्चिमी मरुस्थली है। पश्चिमी मरुस्थल को भी अपन ने दो भागों में बांटा था, तो ये आपसे कोई क्वेश्चन पूछे तो मैं आपको एक दिन ये ध्यान रखना, एक तो है 10 सेमी वर्षा, और एक है 25 सेमी वर्षा, ये आपसे पूछा जाएगा, और एक है 50 सेमी। ठीक है, आप लिख भी लेना। देखो, जो 10 सेमी वर्षा रेखा है ये तो थार के मरुस्थल की पश्चिमी सीमा को निर्धारित करती है। कौन सी? जो अपना बॉर्डर है राजस्थान वाला। ठीक है, यहाँ तो कौन सी रेखा है? ये 10 सेंटीमीटर रेखा है। 25 सेमी कौन सी है? तो फिर ये अपना अरावली वाला आ गया, और अरावली के इन दोनों के बीच में जो बांटती है वो ये होगी। पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, यानी पश्चिमी मरुस्थल को दो भागों में। ठीक है, और ये जो 50 है ये राजस्थान को दो भागों में बांटती है, राजस्थान को दो भागों में। ये ध्यान रखना, एक तो आपसे पूछे कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी 25 सेमी। और राजस्थान को दो भागों में बांटने वाली जो वर्षा रेखा है वो है 50 सेमी। ठीक है, ये ध्यान रखना। फिर आपसे विशेषताएं पूछे इसकी, तो विशेषताओं में ध्यान रखना, ये विशेषताएं भी पूछी जा सकती है। विशेषताओं में आपको मैं काम काम के बता दूं तो विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल है, आप लिख लो नवीनतम मरुस्थल। विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल, विश्व का सबसे नवीनतम मरुस्थल, और इसे युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। नवीनतम है तो युवा हो गया, तो युवा मरुस्थल भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसमें, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, विश्व का सबसे सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल, सर्वाधिक आबादी, सर्वाधिक आबादी वाला मरुस्थल, मैक्सिमम आबादी या पॉपुलेशन वाला, सर्वाधिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश, राजस्थान का सबसे तापांतर वाला भौतिक प्रदेश कौन सा है? ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है। देखो, जो पढ़ रखे हैं उनको तो आता है, तो उनको तो ऐसी चीज़ें ऐसे लग रही कि यार ये क्या बता रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ें बता रहे हैं। लेकिन जो स्टूडेंट नए हैं, जो अभी कंपटीशन में आए हैं, उनको नहीं पता कि कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये आपको ध्यान रखने, क्योंकि इजी तब होता है जब अपन बार बार पढ़ते हैं। अरे वो सरल लगने लगता है तो अपन सोचते हैं कि ये तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन हो गया। साधारण वो नहीं है, जिसको अगर ये भी नहीं पता है ना राजस्थान का मुख्यमंत्री कौन है, तो उसके लिए तो वो भी हार्ड है। तो ये ध्यान रखना, आप कभी भी हार्ड और इजी का जज ऐसे नहीं करना। जब बार बार पढ़ोगे तो जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो आपके लिए इजी है। तो क्वेश्चन है, राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश, तो यहाँ पॉइंट लिखना है राजस्थान का सर्वाधिक तापांतर वाला भौतिक प्रदेश। क्योंकि देखो है ना, ये टॉपिक कम टाइम में पूरा होने का मतलब यही है, अपन जल्दी से उसको शॉर्ट में करवा दे, लेकिन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इनमें से। तापांतर वाला भौतिक प्रदेश, और वैसे तो ये 1 घंटे में पूरा हो जाता है, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलो, ये हो गया भौतिक प्रदेश। उसके बाद में पूछे कि राजस्थान का सबसे नवीनतम प्रदेश है, राजस्थान का सबसे नवीनतम प्रदेश, वो मैंने ऊपर टेबल में भी लिखा है कि सबसे नवीनतम ये है। सबसे पुराना कौन सा? तो अरावली। ठीक है, नवीनतम प्रदेश हो गया। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों ज़्यादा है, तो राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्रफल और जनसंख्या वाला भौतिक प्रदेश ये अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश है। बस ये ध्यान रखना कि ये अरावली की गोद में ही है, उस साइड है, यानी ये आपकी अरावली है और इसके इस साइड है, तो वृष्टि छाया प्रदेश है अरावली का। ये पॉइंट तो आप लिख लो, अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश।
ये अरावली का वृष्टि छाया प्रदेश। ठीक है, ये हो गया। अब देखो यहाँ से तो ये तो है साधारण क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पूछेगा आपसे, तो वो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल। ठीक है, पॉइंट डालना है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल आपको पूरा लिखना है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल वो है 2,13,688 वर्ग किलोमीटर। आराम से समझना, जल्दबाजी नहीं करनी है, स्पीड भी नहीं बढ़ानी है। यहाँ पे 2,13,688 वर्ग किलोमीटर, और इसको अपन ने दो भागों में बांटा था। और ये आपको बार बार परेशान करेगा, ये बहुत ही अपने आप में टफ क्वेश्चन बन जाता है। यहाँ से कौन सा है, तो मैंने आपको बताया था शुरुआत में, तो एक तो है बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, तो एक तो हो जाएगा बालू का स्तूप युक्त प्रदेश। ठीक है, और एक है बालू का स्तूप मुक्त, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। ठीक है, ये ध्यान रखना, एक तो है बालू का स्तूप युक्त और एक है बालू का स्तूप मुक्त। ये युक्त है, ये मुक्त है, ये ध्यान रखना। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो देखो ये क्वेश्चन तो खूब बार पूछा हुआ है, अभी नए ट्रेंडिंग में आ गया ये क्वेश्चन तो, कि बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश कितना है, परसेंटेज में पूछा जाता है। तो है वो है 41 पॉइंट, सही से लिख देता हूँ, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, 41.50%। ठीक है, 41.50%। ये तो पूछ लिया है क्वेश्चन कि कितना परसेंट बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, तो वो 41.50। तो बालू का स्तूप युक्त कितना हो गया, तो अपन सीधा सीधा दिमाग लगा सकते हैं, 100 में से इसको घटा दो, तो 100 में से इसको घटाएंगे तो 58.50%। लेकिन ये साधारण भले ही क्वेश्चन है, लेकिन ये भी नहीं होता है। तो बालू का स्तूप युक्त पूछे, दोनों देखो ध्यान रखना, मुक्त पूछे तो ये करना है 41.50, युक्त पूछे तो 58.50 करना है। ये तो हो गया। अगर अब वो घुमा के आपको दे दे, क्योंकि ये जैसे ही पुराना हो जाएगा सब पढ़ने लग जाएंगे, फिर वो देगा आपको एरिया, किलोमीटर में पूछेगा। तो वो जितना अपने मरुस्थल का है इसका निकालेंगे अपन, तो 41.50 के हिसाब से निकालें तो ये 88,680.52 किलोमीटर हो जाता है। 88,680.52 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ये तो क्या हो गया, बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। और इसका इधर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 1,25,007.42, 1,25,007.42 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, आराम से समझ लो इसको कि कुल क्षेत्रफल कितना है, 2,13,688, जिनमें से 41.50% तो है बालू का स्तूप मुक्त, यानी जहाँ टीले विले कुछ ही भी नहीं है, एकदम प्लेन है, तो वो तो हो जाएगा 88,680.52 किलोमीटर। और जो बालू का स्तूप युक्त है, जहाँ टीले टीले हैं, वो है 58.50%। एक तो ये ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछ ले, और वो पूछा जाएगा कभी ना कभी, तो वो पूछा जाएगा, ये मेरा अनुभव मान लेना आप। तो एक यहाँ लिख लेना कि जो सर्वाधिक प्रभावित है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, सर्वाधिक प्रभावित, सर्वाधिक प्रभावित कितना, तो 80 से 100% प्रभावित कितना एरिया है, जो बालू का स्तूप से 80 से 100% प्रभावित है। बालू का स्तूप से 80 से 100% प्रभावित है, वो है एरिया 8.90%। यानी ये जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है ना 58.50, इसका 8.90% तो ऐसा है जो 80 से 100% बालू का स्तूप से प्रभावित है। वो कितना हो जाएगा, 18,900, ये ध्यान रखना किलोमीटर में पूछे तो 18,900
3 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, वर्ग किलोमीटर। यह सबसे ज़्यादा बालूका स्तूप से प्रभावित है। इसका तो कोई लेना देना ही नहीं है, या तो बालूका स्तूप है ही नहीं। प्रभावित का पूछे तो आप 8.9% लिखना। अब बात करें अपन, 2 पॉइंट आपको फिर डिस्टर्ब कर सकते हैं, वो कौन से हैं? तो 2 लाइन में लिखाऊंगा आपको, वो आपको ध्यान से देखनी है। राजस्थान में, राजस्थान में 2 लाइन आराम से देखनी है आपको। राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का संपूर्ण विस्तार, एक लाइन तो ये हो गई कि राजस्थान में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का संपूर्ण विस्तार। दूसरा देखना आप, पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार, पश्चिमी मरुस्थलीय का विस्तार, का विस्तार, ठीक है। अब इन दोनों के आंसर लिखना है कैसे? तो ये अगर पूछे आपसे तो ये तो हो जाएगा 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, यानी 1,75,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। और पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र का विस्तार ये हो जाएगा 2,13,688 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये हिसाब से आप देख लेना और स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो आगे चलते हैं अपन। अब एक पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है, रेगिस्तान का मार्च, ठीक है, रेगिस्तान का मार्च, ठीक है। रेगिस्तान का मार्च का मतलब होता है रेगिस्तान का आगे बढ़ना, ठीक है। जैसे रेगिस्तान का मार्च कैसे होगा, इस ओर होगा। ये तो थोड़ा अरावली अगर नहीं आती तो ये रेगिस्तान पहुंच जाता जयपुर की तरफ। तो ये ध्यान रखना, रेगिस्तान का मार्च क्या होता है? यह है रेगिस्तान का आगे बढ़ना या मरुस्थल का विस्तार, मरुस्थल का विस्तार। रेगिस्तान का मार्च का मतलब होता है रेगिस्तान का विस्तार। और ये सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो ये सर्वाधिक होता है, शॉर्ट में लिख दो, मैक्सिमम कहाँ होता है? जैसलमेर में। ये मार्च के लिए प्रसिद्ध है, तो वो जगह है, एक नाचना जगह है, वो कहाँ है? जैसलमेर में, ठीक है। रेगिस्तान के मार्च के लिए प्रसिद्ध है, वह है जैसलमेर। एक तो शब्द ये आ गया, एक शब्द है रुक्ष क्षेत्र, एक शब्द है वह है रुक्ष क्षेत्र, रुक्ष क्षेत्र, ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थलीय प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र कहा है। आपसे पूछ ले रुक्ष क्षेत्र किसे कहा गया है? ऑप्शन आए मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली प्रदेश, चंबल बेसिन, ये कोई भी ये दे दे, या पूर्वी मैदानी प्रदेश या पठारी प्रदेश। तो आप बताओगे रुक्ष क्षेत्र है ये मरुस्थलीय प्रदेश को कहा है। किसने कहा? डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थलीय प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र कहा है, ठीक है, रुक्ष क्षेत्र कहा है। तो ये आपको बताना है, अगर पूछे तो रुक्ष क्षेत्र किसे कहा जाता है? तो मरुस्थलीय प्रदेश को। आगे अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को मुख्यतः 2 भागों में बांटा गया। जो अपन ने पहले डायग्राम में देखा था, शुरुआत में मैंने आपको बताया भी था कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 2 भागों में। वो 2 भाग कौन कौन से हैं? तो शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। पहला तो है शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश,
ठीक है। और दूसरा है वो है अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। ये पढ़ेंगे अपन अगले वीडियो में, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश, तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।